एंटीबायोटिक्स का एक तो मेन असर ये काम यही है कि बीमारी से हमें बचाना, ठीक है, बीमारी जो कि उसके बुरे असर से हमें बचाना। लेकिन इन एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, बुरे असरात भी होते हैं। एक तो कुछ वो साइड इफेक्ट्स होते हैं जो हमने कम खा ली, ज्यादा खा ली, डोज खराब ले ली, गलत ले ली, या बॉडी टू बॉडी, ठीक है, कोई इंसान ज्यादा सेंसिटिव होता है, उसको वही दवाई जो है वो बहुत बुरा असर करती है, हालांकि दूसरे इंसान को वो कोई असर नहीं करती है, बुरा असर नहीं करती है। पहले तो हमें समझना है कि एंटीबायोटिक्स के मेन साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक, फिर एंड में हम देखेंगे कि सही तरीका क्या है एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने का, ताकि वो साइड इफेक्ट्स हम पर जाहिर न हो। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है ना एंटीबायोटिक का, वो क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि कोई रैश निकल आता है, कोई लाल निशान पड़ गए बॉडी पे, रैश हो गया, या खुजली होने लग जाती है बॉडी में। सबसे कॉमन एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट जो है वो स्किन रिएक्शन होता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा एक बहुत ही कॉमन, आप लोग लिखना चाहो बेटा पॉइंट्स, आप लोग कॉपीज लाए वो लिखना चाहो तो ये पॉइंट्स लिख सकते हो। अब डेफिनेशन तो आपको पता है एंटीबायोटिक की, ठीक है, अब आप लिखोगे साइड इफेक्ट्स। पहले मैं मेन पॉइंट्स लिख पाऊंगी, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी। लिखो आप नंबर 1 साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, या हार्मफुल इफेक्ट्स भी लिख सकते हो। नंबर 1 हो गया एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा आप लिखिए डायरिया। तो सबसे कॉमन क्या होता है एंटीबायोटिक का जो साइड इफेक्ट सबसे कॉमन होता है वो होता है एलर्जी, ठीक है। एलर्जी में छोटे छोटे रैश भी पड़ सकते हैं, ठीक है, लाल रंग के दाने अक्सर निकल आते हैं, हाँ, या रैश नहीं होगा, सिर्फ खुजली होगी, इचिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें आपका, इसी में एक एलर्जिक रिएक्शन का ही एक टाइप आता है, उसको हम बोलते हैं एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन। वो बहुत टिपिकल मेडिकल टर्म है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एलर्जी इस हद तक बढ़ जाती है कि बॉडी जो है ना वो इस तरीके से, बॉडी का रिएक्शन इस तरीके से होता है कि जैसे हम ये नहीं बोलते, जैसे लारन पता है पूरी बॉडी वो ऐसे जर करने लगती है, हिलने लगती है, और उससे इतना ये होता है कि आपके हार्ट और लंग के फंक्शन तक इतनी बुरी तरह से इफेक्ट होते हैं कि अल्टीमेटली कुछ घंटों के अंदर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ऐसे भी केस देखने में आए हैं। तो ये लेकिन बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं उनको फिर अक्सर क्या होता है कि कई बार किसी का नुस्खा देखोगे ना, उस पर लिखा होता है हाइपर सेंसिटिव, तो वो अगर उस पेशेंट को एक बार ऐसा रिएक्शन हुआ होता है तो उसका हमेशा मेंशन किया जाता है उसकी ड्रग हिस्ट्री में कि ये जो है हाइपर सेंसिटिव टू फलाना फलाना, जिस दवाई को भी हाइपर सेंसिटिविटी उसको हुई है वहां पे मेंशन किया जाता है। उसके बाद आ गया सबसे कॉमन चीज जो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट होता है, वो होता है डायरिया और वॉमिटिंग या नोजिया। नोजिया का मतलब होता है उल्टी जैसा लगता है सिर्फ, वॉमिटिंग हो गया सीधे उल्टी आना, ठीक है, डायरिया हो गया लूज मोशन, हाँ, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। और इसमें तो इतना, जो इसमें कुछ ड्रग्स हैं जैसे जो अमोक्सिसिलिन कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, वो अमोक्सिलिन में तो ये होता है कुछ पेशेंट को 1 या 2 टैबलेट खाते हैं ना, उसी से उनको खतरनाक किस्म का डायरिया हो जाता है। फिर बल्कि उनको जब अमोक्सिलिन दी जाती है उसके साथ ही एक और दवा रखी जाती है जिससे कि उनका पेट गड़बड़ ना हो, डाइजेशन गड़बड़ ना हो। उसके बाद क्या होता है कि अब देखो हमने इसमें मैंने क्या लिखा है, उसके बाद कफ और वीजिंग। हालांकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारा जब गला खराब, पिछले 1-2 साल से तो हम देख रहे हैं गला खराब होता है, खांसी जुकाम, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बीमारियां, कुछ और भी बाकी बीमारियां हैं, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इंटेस्टाइनल कोई और किस्म का इन्फेक्शन हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन उस पेशेंट की बॉडी उससे इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है कि उस पेशेंट को, हालांकि उसको खांसी जुकाम नहीं था, लेकिन एंटीबायोटिक खाने के नतीजे में उसको कभी कभी खांसी होने लगती है और कभी कभी वीजिंग होने लगती है। जो मैंने वीजिंग इसके बाद लिखा है, वीजिंग का क्या मतलब होता है, वीजिंग क्या होता है, सांस लेते टाइम ना वो सीटी की सी आवाज निकलती है, उसको वीजिंग, ठीक है। अक्सर मतलब छोटे बच्चों में जिनमें बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है उनको ऐसे भी सुनाई देती है वो आवाज, घरों में भी कभी इंसान देखता है, ये हाथ रखेंगे चेस्ट के साथ तो फील होती है। तो एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट में वीजिंग भी होने लगती है कुछ लोगों को, और इसके साथ टाइटनेस इन चेस्ट एंड थ्रोट, हाँ, गले में लगता है जैसे मतलब किसी ने पकड़ लिया है गला, बहुत टाइट महसूस होने लगता है गले में। और अब इसके बाद जो 2 बड़ी अहम चीजें हैं, लिवर डैमेज और ये मैंने लिखा है किडनी डैमेज, ठीक है। ये अक्सर क्या होता है, लेकिन ये अक्सर उन लोगों को होता है, बहुत शॉर्ट टर्म जो खाते हैं उनको नहीं होता है, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक किसी को कोई इन्फेक्शन चल रहा है, महीने 2 महीने उसको रुक रुक के खानी पड़ रही है मेडिसिन, या तो उसने अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, उसको लगा एक बार के मुझे तो फायदा हो गया इस दवाई से, अब 4 दिन बाद फिर कुछ हुआ, उसने फिर वही दवाई खानी शुरू कर दी, तो बहुत टाइम तक वो विदाउट ब्रेक या बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके कोई दवाई खा रहा है, तो फिर ये दवाइयां जो है वो उनको लिवर को और उनकी किडनीज को डैमेज कर देती हैं, खराब कर देती हैं, उनका नॉर्मल फंक्शन सारा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है वो चल रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होती है, इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। पहले तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के खिलाफ जब हम कोई ये दिखाते हैं ना, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लेसन याद करके आओ कल,
आपकी मैम ने आपको बोला ये याद करके आओ चैप्टर कल, मगर आप लोगों ने बोला कि नहीं मैम आज तो ये था, आज तो ईद थी, ईद की के बाद 2 दिन छुट्टी, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, टीचर ने जो आपको ऑर्डर दिया उसको आप रेजिस्ट कर रहे हो। कभी आप थोड़ा प्यार से, कभी किसी और मामले में आप ले लो तो गुस्से से, नहीं जी हम तो ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गए रेजिस्टेंस। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या हुई कि आपने 2 दिन के लिए दवाई खाई, आपको डॉक्टर ने 5 दिन के लिए लिखी थी। 2 दिन के बाद आपको ठीक फील होने लग गया थोड़ा सा, है बुखार भी उतर गया, खांसी भी कम हो गई, आपको लगा छोड़ो अब क्या खाना है, ये इतनी महंगी दवाई है। 2 दिन के बाद आपने दवाई बंद कर दी। लेकिन बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया का थोड़ा सा 2 दिन में उसका काम कम हो गया, तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई थी, ग्रोथ कम हो गई थी, तो आपको थोड़ा सा ठीक अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन अब जब आपने वो दवाई बंद कर दी तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये सब म्यूटेट बहुत जल्दी करते हैं, यानी कि अपनी फॉर्म एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बहुत जल्दी चेंज करते हैं अपने आप को। इसने क्या किया, इसने स्टडी कर ली इस दवाई की कि इस दवाई में क्या केमिकल है, मैं इसके साथ कैसे बच सकता हूँ इससे। ठीक है, 2 दिन का इसको हल्का फुल्का असर हुआ, लेकिन उसके बाद क्या किया, इसने रीड कर ली, इसने इस दवाई के हिसाब से अपने आप में म्यूटेशन लाई, अपने आप को चेंज कर लिया। जब इसने अपने आप को चेंज कर लिया, अब क्या हुआ, 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि बैक्टीरिया मरा तो था नहीं, 1 हफ्ते के बाद वही सिम्टम जो आपको पहले हुए थे फिर से आने लगे, थोड़े थोड़े बढ़ने लगे। अब आपने क्या किया, आप डॉक्टर के पास भी नहीं गए, आपको पता ही था मैंने 4 दिन पहले ये दवाई खाई थी, पता दिखाया, दुकान से ले आए। लेकिन अब जब आप वो दवाई खाओगे तो आपकी बॉडी पे उसका असर नहीं होगा, यानी कि उस बैक्टीरिया पे उसका असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने उससे फाइट करना सीख, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, ये आजकल बहुत बड़ा एक मेडिकल जो है ना प्रॉब्लम बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते घरों में दवाइयाँ लिखवाने, क्या करते हैं, हो गया जी थोड़ा सा इन्फेक्शन, जाओ जी दुकान से एमॉक्सिलिन ले आओ, सेफिक्सिम ले आओ, याद रखें सबने एजिथ्रोमाइसिन ले आओ। ये नहीं पता है प्रॉपर कि एजिथ्रोमाइसिन कौन से बैक्टीरिया को देना है, सेफिक्सिम किन बैक्टीरिया के खिलाफ देना है, वो तो नहीं पता आम इंसान को। नाम 2-3 याद कर लिए, गए जाके ले आए दवाई। तो इससे क्या होता है कि जब आपको किसी टाइम कोई बहुत खतरनाक इन्फेक्शन होता है जिसमें कि वाकई में सेफिक्सिम की जरूरत है या एजिथ्रोमाइसिन की जरूरत है, उस वक्त वो आपकी बॉडी पर काम नहीं करती है। उस वक्त क्या हो जाता है, फिर हम लाइलाज हो जाते हैं। ठीक, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है, ये जो सीडीसी है, इसको बोलते हैं हम सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उनकी स्टडी के मुताबिक उन्होंने ये बताया है कि जो 1/3 ऑफ द ड्रग यूज है, मतलब कि अगर 10 लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, 10 लोगों में से 3 से 4 लोग जो है ना वो फजूल में खा रहे हैं, मतलब उनको जरूरत नहीं थी एंटीबायोटिक खाने की, मगर वो ले रहे हैं और खा रहे हैं, और उससे क्या है कि एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। तो एंटीबायोटिक, इसको तो मतलब ग्लोबल लेवल पे आजकल बोला जा रहा है कि ये बहुत बड़ा हेल्थ इशू बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो असली क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बीमार पेशेंट हैं, उन पर फिर वो दवाइयाँ जो करनी चाहिए थी उस वक्त वो असर नहीं करती हैं। इसलिए इसको अब हमें मेन बातें, टिप्स जो है वो याद रखनी है कि प्रॉपर एंटीबायोटिक यूजेज क्या कैसे कैसे होगा, प्रॉपर कि हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, देखो जो बाकी छोटी छोटी मैंने बताया ना साइड इफेक्ट्स, वो बहुत मामूली बातें हैं। ठीक है, इचिंग होगी, रैश होगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, डायरिया होगी, डायरिया की हम दवाई देंगे, डायरिया ठीक हो जाएगा, या बाकी चीजें। लेकिन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है ना, इसका हमारे पास कोई फिर हल नहीं है, क्योंकि रोज रोज हर दूसरे दिन मार्केट में हम नई दवाइयां तो नहीं रिसर्च करके ला सकते हैं। साल लगते हैं कि एक दवाई जो है वो मार्केट में आती है। पहले उसके कितने ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जानवरों पर ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर उसको अप्रूवल मिलता है, तब जाके कहीं वो मार्केट में आती है। तो जितने साल उसको इस चक्कर में लगते हैं, उतने सालों में हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबिलिटी, हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स है उनकी हम रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन मार्केट में तो नया एंटीबायोटिक इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। इसलिए हमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो क्या है, यही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, जिससे कि हमें बचाना है अपने आप को और हमारे आसपास लोगों को, ताकि आप जैसे आपने मेरे से 4 बात सुनी, आप घर में जाके अपने पेरेंट्स को भी बोलोगे कि ऐसे ही नहीं है कि मुंह उठाए तो जाके ले आए। और यूजुअली क्या करते हैं, देखा है हमने पेशेंट्स में बस 4 टैबलेट्स लेके आते हैं, हालांकि कोई एंटीबायोटिक ऐसी नहीं है जिसका कि सिर्फ 4 टैबलेट्स का कोर्स हो।